जय हिंद। जय हिंद। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है प्रमोद? एक बार कंफर्म करना कि जी सर, सब ओके है। ओके, फर्स्ट क्लास। ओके, जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ऑपरेशन विजय या कारगिल दिन के ऊपर आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये जो स्पेशल प्रोग्राम है जो हम हिंदी में करने वाले हैं, इसके अंदर मैं कुछ संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो है स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक, जिनके थ्रू हम ये कर रहे हैं। दूसरा है विश्व संवाद केंद्र कोकण। इसके सिवाय तीसरा जो है वो है फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो एक मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है। और इसके सिवाय एक और हमारे साथ आया है, वो है स्टोरीज ऑफ पेट्रियट बाय स्नेहल। ये जो है करेक्शन नेहल, इनके भी पेज के ऊपर से ये हम प्रोग्राम आज का ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि आप मुझे ठीक तरह से देख रहे हैं और जो आगे वाला मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये आप ठीक तरह से देख पाएंगे। ओके, मेरी शुरुआत मैं करता हूं। कारगिल आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई 2021। आज इस जो कारगिल की लड़ाई है इसे 22 साल पूरे होते हैं। तकरीबन 22 साल पहले यानी कि 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के जो लास्ट वाले जो सोल्जर्स थे उनको यहाँ से मार के पूरा जो हमारा एरिया था ये हमने प्रॉपरली उसे सिक्योर किया और पाकिस्तान के पूरे सोल्जर्स यहाँ से चले गए या मारे गए। तो तब से इस दिन को हम ऑपरेशन विजय या कारगिल दिन इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं। और ये आज भी 22 साल के बाद भी हमारे मेमोरी में बहुत ही यादगार बना हुआ है, क्योंकि इसमें भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। ड्यूटी ऑनर करेज यानी कि कर्तव्य मान साहस, ये मेरी रेजिमेंट का मोटो है। और भारतीय सेना जो इस देश के लिए अपना प्राण का बलिदान देती है, उनको ये जो प्रेजेंटेशन है आज का, इन सभी को समर्पण है। क्योंकि आज भी जिस प्रकार से कारगिल में हमारे सोल्जर्स ने अपने जान की बाजी लगाई थी, रोज ही हमारे सोल्जर्स एलओसी के ऊपर शहीद होते हैं देश की रक्षा करते समय। कारगिल एक इस प्रकार की लड़ाई थी, यहाँ की हाइट्स 9,000 फुट से लेकर 18,000 फुट तक थी। यहाँ पे जो बर्फ गिरती है, ये जो बर्फ है ये तकरीबन 6 महीने यहाँ पे बर्फ रहती है। इसके लिए ये एक बिल्कुल ही स्नो कवर्ड एरिया है। इस स्नो कवर्ड एरिया के अंदर से अगर आप लड़ाई करना चाहोगे, अगर आप वहां पे लड़ना चाहोगे, तो ये एक काफी डिफिकल्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई ये काफी डिफिकल्ट थी। इसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही। जब तक भारत पाकिस्तान का सवाल है, हमने काफी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ अभी तक लड़ी हुई है। सबसे पहली जो लड़ाई है, वो जो लड़ाई हम लड़े थे ये 1947 में थी। ये तकरीबन 1 साल चली। इसके बाद की जो नेक्स्ट लड़ाई थी ये चली हमारी 65 के अंदर 3 हफ्ते चली। 71 की जो लड़ाई है ये चली काफी देर तक। 99 के कारगिल वॉर के बारे में तो हम बात करने वाले हैं। इसके सिवाय जो भारतीय सेना ने लड़ाई की हुई है चाइना के साथ, जो हाँ तृप्ती येत नाहीये का? त्याला पेजला रिफ्रेश कर, मग ते येईल ते. हा झालंय. हा सुरू झालंय. दोन मी पहिले तुम्हाला थँक्यू पण म्हटलं, पण एकदा पेज रिफ्रेश कर. ओके, सॉरी रुकावट के लिए खेद है। जरा ये कुछ लोग इसे प्रेजेंटेशन को ठीक तरह से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम
बिल्कुल थोड़े देर में ही थोड़ी देर के अंदर ही हम ये सब पेजेस को देखना शुरू करेंगे। 1 मिनट मुझे सिर्फ वक्त दीजिए। हाँ, ओके। ओके, धन्यवाद। ये अभी ठीक नजर आ रहा है। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हो गई थी, इसलिए बीच में ब्रेक करना पड़ा। तो चाइना के साथ 62 में हम लड़ाई लड़े हुए हैं। इसके सिवाय हम नाथुला में उनके साथ लड़ाई लड़े हैं, सुमडोरांगचू में लड़े हैं, और भारतीय सेना ने बाहर जाके भी लड़ाइयाँ लड़ी है, खास तो श्रीलंका के अंदर से। और इसके सिवाय हम मालदीव में गए थे ऑपरेशन कैक्टस के लिए। इसके सिवाय हैदराबाद का जो लिबरेशन हुआ, इसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया हुआ है। जो लिबरेशन ऑफ गोवा है, गोवा के अंदर भी इस प्रकार का ही लड़ाई हुआ था और गोवा को हमने लिबरेट किया था। सियाचिन ग्लेशियर या ऑपरेशन मेघदूत को आप सब जानते हैं। पंजाब में जो दहशतवादी थे खालिस्तानी, उनको किस प्रकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार में लड़ाई की थी, ये आपको पता है। ऑपरेशन वुडरोज है, ऑपरेशन रक्षक है, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ भारतीय सेना ये लड़ी हुई है देश की रक्षा करते समय। जब हम कारगिल लड़ाई की बात करते हैं तो आपको ये नजर आता है कि उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उन्होंने कारगिल लड़ाई के कुछ महीने पहले ही उन्होंने लाहौर की बस यात्रा की थी, जिसके अंदर जब वो लाहौर पहुंचे पाकिस्तान के अंदर, तब उन्होंने वहां पे एक कविता सबको सुनाई। ये आपके सामने है। भारत पाक पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे, दोनों को ही सहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। यानी कि वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के थे, पाकिस्तान में जाके उनकी इच्छा थी कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती की जाए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली यही एरिया थी, यही समय था जब पाकिस्तानी आर्मी और उनकी गुप्तहेर संस्था आईएसआई अपने सोल्जर्स को घुसा रही थी हमारी कारगिल की सीमा के ऊपर। ये कारगिल का एक बहुत ही फेमस फोटो है, जिसे टाइगर हिल का फोटो बोला जाता है, जहां पर हमारे सोल्जर्स जो हमारी इंडिया की फ्लैग है उसे वहां पे उसे वहां पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो जब हम इस एरिया की बात करते हैं, ये एक हाई एल्टीट्यूड है, यानी कि बहुत ऊपर वाला इलाका है। एरिया बहुत ही रगेड है, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। ये एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर का जो मैप है आज आपके सामने है, आपको ये नजर आता होगा। जो एरिया ग्रीन में है वो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। 1947 में ये पाकिस्तान के पास चला गया, और आपको याद होगा कि तकरीबन यहाँ तक ये जो एरिया था ये पूरा भारतीय सेना ने कैप्चर किया था। लेकिन हमारे जो हमारा नेतृत्व था उन्होंने इसे वापस कर दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली होते हैं तो पाकिस्तान के साथ हमारा अच्छा संबंध हो सकता है। लेकिन नहीं हुआ। इतने सारी लड़ाइयाँ हम पाकिस्तान के साथ लड़े हैं, मैंने आपको बताया है। इसके सिवाय जो लाल वाला हिस्सा है इसको अक्साई चीन बोला जाता है। ये 1962 में हिमालय की वो एक हिस्सा है जो चाइना ने हमसे लिया बिना लड़ाई किए हुए, और हमें पता भी नहीं था कि हमारा ये एरिया चला गया। और बीच वाला जो एरिया है ये है जम्मू और कश्मीर का एरिया, जो आज हमारे साथ है, जिसके 3 बड़े हिस्से हैं। लद्दाख है, कश्मीर वैली है, और नीचे जम्मू उधमपुर का एरिया है। तो ये जो लद्दाख का एरिया है जहाँ पे यह कारगिल की लड़ाई हुई थी, तकरीबन ये पूरा एरिया लद्दाख का है। और
जो कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो इस एरिया के अंदर हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो बाउंड्री है इसे लाइन ऑफ जो ब्लैक में है इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, जो पिंक में है उसे LOC बोला जाता है। LOC के ऊपर रोज लड़ाइयाँ चलती है, और जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे उसे इंटरनेशनल बॉर्डर बोला जाता है, जो इस मैप में आप देख सकते हैं। जो अलग अलग एरियाज है नॉर्थ ऑफ एरिया ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो पाकिस्तान का एरिया है वो लाल में दिखाया हुआ है, यानी कि गिलगिट है, अस्तोर है, स्कर्दू है, कपालू है, अक्साई चीन ऊपर है। और हमारा जो एरिया है वो द्रास, कारगिल ले, ये आपको नीचे देख रहे हैं, और इंडस रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है। और ये जो एरिया है इस एरिया को, ये एरिया इस प्रकार से नजर आता है जब हम LC से हिमालयास को देखते हैं। हाइट मैंने जैसे बोला 9,000 फीट से लेकर 17-18 हजार फीट इतनी ज्यादा है। बर्फ काफी होती है। टेम्परेचर सब जीरो, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो तकरीबन चलता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पे आदमी की एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ये होता ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन काफी कम होने से हालत क्या होती है, अभी हम कोरोना वायरस को हम समझ रहे हैं तो आप ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे आदमी की एफिशिएंसी 50% से भी कम हो जाती है। ये है स्कर्दू टाउन, जो पाकिस्तान का जहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, यहाँ पे उनका एयरफील्ड है, यहाँ से वो अंदर आए थे। इस एरिया के अंदर दो शिखरों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है वहां पे बर्फ इकट्ठी हो जाती है और इसे ग्लेशियर के नाम से बोला जाता है, या हिंदी में हम उसे हिम नदी इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये हिम नदी है, और जो हमारी जितनी भी रिवर्स है, ये रिवर्स की जो रिवर्स निकलती है ये आम तौर पे सभी इसी हिम नदियों से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से जो आपका आगे वाला एरिया है, यहाँ पे काफी सारे लेक्स बन जाते हैं, जिस लेक जैसे कि पेंगंगसो लेक वगैरह जो है, इसे तो आपको पता ही है कि ये किस प्रकार से ये लेक्स होते हैं। जहाँ पे अभी लड़ाई चल रही थी हमारी चाइना के साथ, तो ये अलग अलग इस प्रकार की टेरेन यहाँ पर है। ये है अस्तोर वैली, जहाँ से पाकिस्तानी सेना ने इन्फिल्ट्रेशन किया था। और ये है यहाँ पे इंडस रिवर या सिंधु नदी, जहाँ जिसके ऊपर ब्रिजेस अगर बने नहीं है तो इस नदी का जो करंट है ये काफी फास्ट फ्लोइंग होता है। इसे बिना ब्रिज के तौर पे आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप ये देखेंगे तो ये सब स्टील वायर रोप के ब्रिजेस है, ये स्टील वायर का रोप है, हैंगिंग ब्रिज है। तो यहाँ पर ही आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ ये जो अभी आप पीक देख रहे हैं, इसे K2 या काराकोरम नाम का पीक बोला जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पीक है। हाइट यहाँ पे दी हुई है 28,000 फीट की, जो उसकी हाइट है वो यहाँ पे आपको वो दी हुई है। और जो पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है उसे उन्होंने ऑपरेशन काराकोरम ये नाम दिया है। और इस काराकोरम के जो हिस्से है वो हिस्से K1, K2 और K3। K1 यानी कि खालिस्तान का दहशतवाद जो इन्होंने शुरू किया, K2 यानी कि दहशतवाद कश्मीर के अंदर, और K3 यानी कि दहशतवाद बाकी सभी एरिया के अंदर। तो ये इस प्रकार से जो अलग अलग ऑपरेशन दहशतवादियों की मदद से जो पाकिस्तान कर रहा है हमारे साथ, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये है मश्को वैली, जहां से पाकिस्तान की सेना अंदर आई थी। हमारे 0.4875 वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया की सबसे बड़ी रणभूमि है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। यहाँ पे रोज ही लड़ाई होती है। तो ये जो एरिया है अभी आप देख रहे हैं कि ये है LC, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये LC नजर आ रही है, ये पूरी LC है। और इसके
जो ऊपर वाला एरिया है ये अर्थात पाकिस्तान का है, और इसका जो नीचे वाला एरिया है ये हमारा है। और हमारी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको देख रहे हैं, मशको है, द्रास है, काक्सर, कारगिल, ये सब एरिया है, बट्टालिक, तुर्तुक, चोरबटला, जहां पे लड़ाइयाँ हुई थी कारगिल वॉर की। तो ये जो आज का जो प्रेजेंटेशन है जिसे ऑपरेशन विजय बोला जाता है, इसमें हमारी आर्मी ने किस प्रकार से इस एरिया को पूरा पाकिस्तानी सोल्जर्स से क्लियर किया, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय हम इसके बाद आजकल क्या हालात हो रही है, आजकल पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारी रणभूमि है वो किस प्रकार से है। यहाँ की हाइट जैसे मैंने पहले बोला था 9,000 फीट से लेकर 18,000 फीट तक है। अभी आप देखेंगे इस जहाँ पे इस पिकेट के ऊपर हमला करना है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, या आपको इस प्रकार से चढ़ना पड़ेगा, या आपको यहाँ से आना पड़ेगा, और ये पूरा बैरन एरिया है। इसके सिवाय ये माउंटेन्स रगेड है, रॉकी है, यहाँ पे बिल्कुल पेड़ नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए एक्लेमेटाइजेशन की आपको बहुत ही जरूरी है। इसके सिवाय जो रिज लाइन्स है ये नारो है, स्पर्स है ये बहुत ही कम है, पैचेस काफी सैंडी है, काफी जगह पे बड़े बड़े पत्थर नजर आते हैं। यहाँ पे सोल्जर्स को चढ़ना अगर आप देखिए, यहाँ से आपने हमला करके अगर ऊपर जाना है तो आपको कितना डिफिकल्ट होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको एक्चुअली हिल क्लाइंबिंग करना पड़ेगा। ओके, ये एरिया अब फिर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स है, म्यूल्स यानी कि घोड़े है, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की क्षमता जो है ऑक्सीजन कम होने से 50% ही हो जाती है। इसके सिवाय पीठ के ऊपर आपको सामान सोल्जर्स को ले जाना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं हमारे सोल्जर्स आपके राइफल और अपने पीठ के ऊपर अपना हथियार वगैरह ले जा रहे हैं। ये है जो म्यूल्स है, ये आपके लिए ऑयल वगैरह ले जा रहे हैं, खाने का सामान ले जा रहे हैं, यहाँ पे एम्यूनिशन ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रॉकेट लॉन्चर की जो एम्यूनिशन है ये आपको नजर आती है। और ये हमारी गाड़ियां है, जहां जहां रोड्स है, एक ही रोड इस इलाके में है, इससे रोड से भी मेंटेनेंस की जाती है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि कारगिल के अंदर दहशतवाद को शुरू करे, लेकिन उनमें इसमें कामयाबी नहीं आई। अभी हम देखते हैं कि इस इलाके में जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस है वो कौन सी है। एक तो है पहला ग्रेट वेस्टर्न हिमालय जिसे आप देख रहे हैं, उसके बाद ज़ंस्कार है, और इन दोनों रेंज के बीच में जो एरिया है वो एरिया है कश्मीर वैली का, जहां पे अभी भी भारतीय सेना दहशतवादी विरोधी अभियान कर रही है। जो ज़ंस्कार रेंजेस और लद्दाख रेंज का जो एरिया है, यहाँ पे लेह वगैरह एरिया है, और जो लड़ाई हो गई थी हमारी पाकिस्तान के साथ वो कारगिल आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, और जो ऊपर है वो काराकोरम रेंजेस है। तो अभी जो चाइना के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के अंदर तकरीबन वो काराकोरम रेंज के आसपास पहुंच जाती है। तो इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? ऊपर वाला हिस्सा जो ग्रे में है वो पाकिस्तान है, नीचे वाला हमारा है। श्रीनगर से एक ही रास्ता आता है जो वाया जोजिला, द्रास, कारगिल, गलसी से लेकर लेह की तरफ जाता है। ये अकेला रास्ता है उस समय। अभी खैर एक रास्ता हमें हिमाचल प्रदेश की तरफ से खरदुंगला से अटल बिहारी वाजपेयी टनल के बीच में से भी आ रहा है, लेकिन 99 में एक ही रास्ता था जो केवल 6 महीना खुला रहता था। आप नजर आ रहा है कि मिड जून से लेकर मिड अक्टूबर तक, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आप कहीं पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान का प्लान क्या था, पाकिस्तान कैसे अंदर आ गए। तो पाकिस्तान का प्लान था, आपको उनके प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ। आजकल कहाँ पर है वो? आजकल वो जेल में है पाकिस्तान के अंदर। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और जो उनके जो सेना प्रमुख थे जनरल मुशर्रफ आपको राइट में नजर आ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ आजकल कहाँ पर है? पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तान के बाहर भेज दिया है। वो गल्फ कंट्रीज में जाके
छुप के बैठे हुए, यानी कि जो दो सबसे बड़े नेता थे, एक मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर, एक तो पाकिस्तान के जेल में है और एक को पाकिस्तान ने आउटलॉ कर दिया है। पाकिस्तान की जो गुप्तहेर संस्था है ISI, उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी कि दहशतवाद को भारत में फैलाना और भारत का नुकसान करना। और दूसरा उनका पॉलिसी बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट में चेंज बट ISI विल नेवर चेंज इट्स स्ट्रेटेजी, यानी कि पाकिस्तान हमेशा आपसे लड़ाई करता ही रहेगा। पाकिस्तान को इतनी अकल है कि जिहाद करके कश्मीर अलग होने वाला नहीं है, लेकिन वो जिहाद करते ही रहेंगे। तो पाकिस्तान का जब लड़ाई ये शुरू हो गई तो पाकिस्तान का इरादा क्या था, उनका एम क्या था? उनका एम था कि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे रास्ते को काट दे, ताकि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर का जो ये एरिया है ये आइसोलेट हो जाएगा और इंडियन आर्मी इसे होल्ड नहीं कर पाएगी। दूसरा उनका इरादा था कि आप द्रास के अंदर यहाँ पे अंदर आ जाए, यहाँ पे इस रोड को काट दे, ताकि जो इंडियन आर्मी इसके बीच में जो डिप्लॉयड है, ये जो एरिया में दिखा रहा हूँ, वो यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं रह सकेगी, क्योंकि उनको मेंटेनेंस के लिए कोई भी रूट नहीं होगा। तो इन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी जो आर्मी है उन्हें दहशतवादियों के ड्रेस में अंदर घुसाया। पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, तकरीबन 11 बटालियन इस लड़ाई में शामिल थी। एक बटालियन की संख्या तकरीबन 1000 के आसपास होती है, यानी कि पाकिस्तान से 11 से 15,000 सोल्जर्स थे। उनको मदद करने के लिए कुछ दहशतवादी भी अंदर आए थे। और इसके इन्हें लेकिन पाकिस्तान ने यूनिफॉर्म में अंदर नहीं भेजा, उन्होंने उनको भेजा दहशतवादियों के ड्रेस में, यानी कि दहशतवादियों की आप कैप देखिए, उनकी शॉल देखिए, उनका सलवार कमीज और जैकेट देखिए, उनके पास जो उनके वेपन्स होते हैं AK-47 राइफल, ये आप देखिए। तो ये सब उन्होंने वहां पे देखा था। और इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय ये जो LOC है, ये आप देख रहे हैं, हमारा एरिया जिसे नेशनल हाईवे 1 अल्फा है बोला जाता है। और पाकिस्तान ने बाद में जो उनके सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए थे, उनके बॉडीज को भी वापस नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान ने किया क्या, 2-2.5 महीने के अंदर उन्होंने कारगिल के अंदर घुसखोरी की। मैंने जैसे बताया था, ये जो एरिया जो मार्क्ड है यहाँ पे इन दो, इसके बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पे इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट, यानी कि इंडियन आर्मी नहीं थी। तो ये जो गैप्स थी, यहाँ पे आके जो अलग अलग पीक्स थे, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी आके बैठ गई रात के समय। और इस एरिया के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आता है, इसलिए ये कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन जब उसके बाद एक समय ऐसे आ गया कि उन्होंने और अंदर आना शुरू किया, तो इस समय जो इंडियन आर्मी के जो अलग अलग पेट्रोल्स होते हैं, इन्होंने इन्हें ढूंढ लिया। और सबसे पहले जो पाकिस्तानी आर्मी को जिसने देखा, वो थे हमारे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। उनका पेट्रोल जा रहा था और इस पेट्रोल का क्लैश हो गया पाकिस्तानी आर्मी के साथ, जहाँ पे सौरभ कालिया पकड़े गए। लेकिन ये कारगिल वॉर की सबसे पहली कैजुअल्टी थी। इसके बाद फिर मुठभेड़ हो गई पटाली के पास, इसके सिवाय दूसरी मुठभेड़ हो गई इस पटाली के अंदर, इसके सिवाय तीसरी मुठभेड़ और जगह पे हो गई। फिर इसके बाद ये पता लगा कि पाकिस्तान की जो सेना है, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरी एरिया में जो मैंने पहले मैप के ऊपर दिखाया था, इस पूरी एरिया में आए हैं। यानी कि ये जो एरिया पूरा यहाँ से नजर आ रहा है, इस पूरी एरिया यहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी जो है, इन्होंने इस अलग अलग जगह के ऊपर घुसखोरी की थी, जहाँ पे इंडियन आर्मी की कोई डिप्लॉयमेंट या तैनाती नहीं थी। तो हम आगे जाते हैं और अभी हम देखते हैं कि जो लड़ाइयाँ हुई वो कैसे हुई। पहले तो इस लड़ाई में एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, इसलिए 2 डिवीजन की स्ट्रेंथ हमने इस्तेमाल की, यानी कि तकरीबन 20 से 25,000 सैनिक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन एनी बैटल
इज द वैलर ऑफ इंडिविजुअल सोल्जर्स, यानी कि सेना है और उनका हथियार है। याद रखिए, सेना की तुलना में जो हथियार होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज ये जो सोल्जर्स है उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाइयाँ की, इसके कारण आज का जो हमारा ये जो लड़ाई है ये हमें जीतने में हमें मदद मिली। तो ये कैसे लड़ाई हुई, बटालिक में कैसे हुई, काक्सर में कैसे हुई, द्रास में, मस्को में, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले लड़ाई थी टोलोलिंग के अंदर। इस लड़ाई के अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा ये एक हीरो थे। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके जो सोल्जर्स थे ये शेर शाह बोलते थे और ये 18 महीने पहले ही फौज में आए थे। उस समय उन्होंने बोला था कि या तो मैं इस लड़ाई में जीत के वापस आ जाऊंगा या मेरी जो बॉडी है वो जो तिरंगा झंडा है उसमें लपेट के आ जाएगी। तो उनको सबसे पहले ऑर्डर दिया था ये जो .5140 जो आपको नजर आ रहा है उसे कैप्चर करने के लिए, जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है। उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा और ये सुबह 3:30 बजे ये जो फीचर है हमारे पास आ गया। इसके बाद एक टीवी का क्रू वहां पे पहुंचा था। उन्होंने पूछा कि भाई अभी इसके बाद आप क्या कर रहे हैं। तो विक्रम बत्रा का जो इंटरव्यू है वो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला था, उनका फेमस वाक्य था, ये दिल मांगे मोर, यानी कि मैं और पिकेट्स के ऊपर क्या कैप्चर करना चाहता हूं। तो इसके बाद .4875 का जो आगे वाला पिकेट था इसके कैप्चर करने के लिए विक्रम बत्रा को भेजा गया। ये पिकेट तो हमने कैप्चर किया पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारते हुए, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ये वापस नहीं आए और इस लड़ाई का पहला जो परमवीर चक्र था, जो हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, ये इस लड़ाई में दिया गया। तो ये लड़ाई किस प्रकार से हुई ये इसके भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि इसके लिए समय लगेगा। टोलोलिंग की लड़ाई कैसे हुई, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये इसके में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बोलना चाहूंगा दूसरे लड़ाई के बाद जो जिससे लड़ाई 3 पिंपल की बोली जाती है, इसे काम दिया था 2nd राजपुताना राइफल और उनके कंपनी कमांडर थे मेजर आचार्य। जब ये टोलोलिंग से वो आगे जा रहे थे तो वहां पे इनको गोली लग गई और इसके बाद इसका जो नेतृत्व था वो एक लेफ्टिनेंट ने किया, लेफ्टिनेंट विजयन थापर। मेजर आचार्य जो कंपनी कमांडर थे, इन्हें इस लड़ाई में महावीर चक्र से गौरव उनका किया गया। वो किस रूट से आए, किस प्रकार से वो आगे गए, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये देखिए कि उन्होंने 2-3 जगह से हमले किए। एक तो हमला पत्थर की तरफ से, एक रॉक से, एक ये देखिए एक हमला यहाँ से हो रहा था, एक यहाँ से हो रहा था, एक यहाँ से हो रहा था, एक यहाँ से हो रहा था और ये हम्प का जो एरिया है इसे मेजर आचार्य ने कैप्चर किया था। और जो रॉकी नाप और 3 पिंपल का जो एरिया है वहां पे लेफ्टिनेंट विजयन थापर वहां पे गए थे। ये लेफ्टिनेंट विजयन थापर की कंपनी है जिन्होंने हमले में जाने से पहले लास्ट जो प्रार्थना की वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट विजय थापर जो है आपको नजर आ रहे हैं, वो जो प्रेयर कर रहे हैं, उनकी जो देवी है उसका नाम है करणी माता। करणी माता की प्रार्थना करते हुए वो आगे गए। और उसके बाद उनका जो घातक प्लाटून था या कमांडो प्लाटून था, उन्होंने एक अलग ही दिशा से हमला किया जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन अल्टीमेटली विजयन थापड़ ने इसको कैप्चर किया, लेकिन इसमें ये मारे गए और उन्हें इसके बाद वीर चक्र ये शूरता पुरस्कार से उनका गौरव किया गया। अभी जाने से पहले विजयन थापड़ थे, इन्होंने एक अपना पत्र यहाँ पे लिखा था जो अपने फैमिली के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था अपने फादर को। उनके फादर थे कर्नल थापर, जिन्हें आप कभी वंस इन अ वाइल टीवी के ऊपर शो में देखते होंगे डिस्कशन के अंदर राजपूताना राइफल के। उनको उन्होंने बताया था कि लड़ाई खत्म होने के बाद आप इस एरिया में जरूर आ जाना देखने के लिए कि ये लड़ाई हम किस प्रकार से लड़े। अभी हम आगे आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स पर .5140 जिसके ऊपर लड़ाई हुई, जिसके लिए
13 जम्मू कश्मीर राइफल जो आपको नजर आ रही है वो रिस्पॉन्सिबल थी। और आपको पता होना चाहिए कि 13 जम्मू कश्मीर राइफल के तभी कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल जोशी, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, जिन्हें इस लड़ाई में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसके अंदर वो उस समय तो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, आज वो नॉर्दर्न कमांड के सबसे बड़े अधिकारी है लेफ्टिनेंट जनरल जोशी। तो ये कारगिल वॉर के वो एक और हीरो थे। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, इन्होंने इस लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया, 18 ग्रेनेडर्स के थे, इन्हें महावीर चक्र से उनका गौरव किया गया। उसके बाद जो रॉकी नाप का एरिया है, आप देखिए कि कितनी सख्त पहाड़ी है, 0.5140 रॉकी नाप, हम ब्लैक टूथ। तो यहाँ पे जाने के लिए काम दिया गया था कैप्टन मनोज पांडे को, उनकी टीम वहां पे गई थी। मनोज पांडे ने यहाँ पे महापराक्रम किया, उन्होंने पाकिस्तान के 5 सोल्जर्स को यहाँ पे मारा है, लेकिन एक गोली उनको लग गई। जब वो हुतात्मा हो रहे थे, तब उनका लास्ट वर्ड था कि दुश्मन को मत छोड़ो। और उनके जवानों ने उसके बाद ये जो रॉकी नॉप वगैरह जो एरिया है, खालूबार रिज का जो एरिया है, यहाँ ये उन्होंने कैप्चर किया। इसके बाद और लड़ाइयाँ हुई, जिसमें टाइगर हिल के ऊपर कैप्चर करने का काम एक सिपाही योगेंद्र यादव के घातक प्लाटून को दिया गया था। उन्होंने टाइगर हिल के ऊपर हमला किया, जिसमें बहुत ही कठिन जगह से वो ऊपर चढ़े। वहां पे वो बहुत सीरियसली इंजर्ड थे, लेकिन वो बच गए। उन्हें परमवीर चक्र से उनका गौरव ये किया गया। राइफलमैन संजय कुमार एक घातक प्लाटून कमांडर थे 13 जैकरिफ के, जिन्होंने 0.5140 की लड़ाई में बहुत बढ़िया काम किया। या 0.5140 देख रहे हैं कि कितना ऊपर वाला पिकेट है। तो यहाँ पे संजय ने 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था, वो यहाँ पे गंभीर जख्मी हो गए थे। एक समय तो यह सोचा गया था कि शायद वो मारे गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें बचाने में हमें कामयाबी मिली। आज वो एक ऑनररी कैप्टन या सुबेदार मेजर है। इन्हें भी इस लड़ाई में परमवीर चक्र से गौरव उनका किया गया। यह है कैप्टन विक्रम बात्रा, ये दिल मांगे मोर परमवीर चक्र जो पहले वाले थे। इसके बाद 3 पिंपल की लड़ाई हो गई। इसके बाद वहां पे कैप्टन अनुज नायर थे, इन्होंने इस लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया। उनके कंपनी कमांडर जख्मी हो गए थे। अनुज नायर ने शत्रु की जो गोली चल रही थी उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्होंने एक बंकर, दूसरा बंकर, तीसरा बंकर को बर्बाद किया। पाकिस्तान के 9 सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए, लेकिन इसमें अनुज नायर भी खुद कैजुअल्टी हो गए और इन्हें मरणोपरांत यहाँ पे महावीर चक्र से उनका गौरव ये किया गया। और जो टाइगर हिल की लड़ाई थी, यह बहुत ही फेमस लड़ाई है। इसके बारे में क्या हुआ, थोड़ी सी मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। 18 ग्रेनेडर्स ने हमला कैसे किया, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स थे, नोन और अननोन, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को आप एक बार फिर देख रहे हैं। तो ये लड़ाई जो थी, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लडशेड हो गया और अल्टीमेटली 26 जुलाई 99 को ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे लास्ट वाला पाकिस्तानी सोल्जर मारा गया, इसलिए इसे ऑपरेशन विजय के नाम से पुकारते हैं। और इसके बाद का जो पाकिस्तान की कैजुअलिटीज हुई, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की कि 772 हमारे जवान और ऑफिसर्स यहाँ पे मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। लेकिन इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, बाद में नवाज शरीफ ने जो ये रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि हमारे ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा जवान ये मारे गए हैं और 2000 ये गंभीर जख्मी हो गए हैं। तो ये जो चल रहा है, ये पाकिस्तान की कैजुअलिटी है। जब तक सवाल है हमारी कैजुअलिटीज यहाँ पे दी हुई है। 576 सोल्जर्स को हमने यहाँ पे गमाया, 1122 हमारे गंभीर जख्मी हो गए। ऑफिसर्स इसमें 25 थे और जो वुंडेड थे ये 57 ऑफिसर्स गंभीर जख्मी हो गए। इसमें से मैं एक का नाम लेना चाहूंगा, मेजर डीपी सिंह। इनके दोनों जो उनका जो लेफ्ट लेग था वो इस लड़ाई में चला गया था, लेकिन वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगाया, जो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पूना में लगाया जाता है। और उसके बाद आज वो एथलेटिक्स में हिस्सा लेते हैं
और उन्होंने काफी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो अवार्ड्स है ये जीते हुए हैं। यानी कि जो सोल्जर्स जख्मी हो गए वो भी कितने ब्रेव थे, आप उसे देख सकते हैं। ऑनर्स और अवार्ड्स, 18 ग्रेनेडियर्स को यूनिट साइटेशन मिला, सेकंड राजपूताना राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स, 8 सिख, ये यूनिट्स थी जिन्होंने यहाँ पे महापराक्रम किया और उन्हें यूनिट साइटेशन से उनका गौरव किया गया। और परमवीर चक्र पहले तो 3 दिए गए थे, बाद में एक और, यानी कि परमवीर चक्र यहाँ पे 4 दिए गए, महावीर चक्र 4, वीर चक्र 29 और सेना मेडल गैलेंट्री 52 लोगों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। तो ये जो कारगिल की जो स्टोरी है, ऑपरेशन विजय की ये जो स्टोरी है, इसमें हमारे यंग ऑफिसर्स, यंग जवानों ने बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति के अंदर पाकिस्तान को पराभूत किया और यहाँ पे हमारा काफी खून हमने बहाया। ब्लड फॉर फ्रीडम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था वो यहाँ पे सचमुच में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। और याद रखना चाहिए कि इन सोल्जर्स की इस ब्रेवरी के कारण, उनके गैलेंट्री के कारण, उन्होंने अपने प्राण देने के कारण आज हम आज का ये दिन देख पा रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा जो यहाँ के बहुत हीरोज थे। ये 4 जो परमवीर चक्र विजेता थे, ये 4 जो नेक्स्ट आ रहे हैं ये महावीर चक्र विजेता है, उसके बाद फिर महावीर चक्र विजेता आ रहे हैं, इसके बाद वीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन, अमोल कालिया, सूबेदार बहादुर सिंह, सूबेदार लोंगजो, इसके बाद और वीर चक्र विजेता नायक गणेश, नायक सुल्तान सिंह, हवालदार कुलतार सिंह, हवालदार मदन लाल। और ये सब जो हमारे देश के जो अलग अलग हिस्से है यहाँ से ये आए थे। तो इसलिए आपको ये जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है, ये हमारे जो मार्टियर्स है, इनको हमने सैल्यूट करना चाहिए। इनके कारण हमने कारगिल वॉर के अंदर हमारी लड़ाई जो है वो जीती थी। तो इनको हम अभी सैल्यूट करते हैं। और इसके बाद मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज और बोलना चाहूंगा। अभी मैंने 45 मिनट्स बातचीत की हुई है कि अभी की परिस्थिति क्या है। आप जब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आज जहाँ पे पहले एक ब्रिगेड थी वहां पे एक डिवीजन है। क्या कारगिल जैसे एक आधी लड़ाई फिर होगी? तो ये शक्यता बहुत ही कम है, क्योंकि अभी वहां पे हमारी जो ट्रुप्स की जो डेंसिटी है वो काफी बढ़ी हुई है। कारगिल के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए थे। इसमें से कुछ रिकमेंडेशंस जिससे हमारा डिफेंस और मजबूत बन जाए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की को अपॉइंट करना चाहिए जनरल बिपिन रावत, आजकल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इंटीग्रेटेड या थिएटर कमांड होनी चाहिए जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स साथ में होना चाहिए। ये तो इम्प्लीमेंट हो गया है। एक दो कुछ जो आधुनिकीकरण है या मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस है, ये अभी जितना होना चाहिए इतना अभी तक हुआ नहीं है। आशा करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर आने वाले दिनों में हमारी मॉडर्नाइजेशन ये आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, लड़ाई में 2 मुद्दे होते हैं। एक होता है सोल्जर और दूसरा होता है सोल्जर का नेतृत्व और तीसरा होता है उसका जो वेपन है। ये माना जाता है अगर सोल्जर का नेतृत्व बहुत अच्छा है, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, वो अपने जवानों के साथ लड़ता है, तो सोल्जर्स महापराक्रम करते हैं। हथियार अच्छे तो होने चाहिए, लेकिन हथियारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्जर्स। यही सोल्जर्स थे जिन्होंने चाइना के साथ गलवान वैली में पिछले 15 जून को लड़ाई की थी, जिसमें हमने चाइना के 70 सोल्जर्स मारे थे। और इन सोल्जर्स को हमने देखभाल करनी चाहिए। और हमारा जो देश है इनकी देखभाल तो करता है, लेकिन इसके साथ आज इस सोल्जर्स को अगर हमने ट्रिब्यूट पे करनी है तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूट यह है कि जिस प्रकार से वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, भारत का हर नागरिक इसने ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। एक सामान्य नागरिक अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति होगी, जिससे देश सुरक्षित होगा। इसके लिए हमारी जो ड्यूटी क्या है वो हमने ड्यूटी निभानी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसे यहीं पे खत्म करने वाला हूं और आपसे ये पूछना चाहूंगा,
अगर आपके कोई सवाल होंगे तो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स के अंदर देखता हूँ कि कोई सवाल है कि नहीं। मुझे तो अभी कोई सवाल इमीडिएटली नजर तो नहीं आ रहे हैं, चैट बॉक्स में है। लेकिन मैं अभी आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये अगर प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इसके बाद इसे हम यूट्यूब के अंदर भी अपलोड करेंगे, तो वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर ये अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ पहुंचती है तो देशभक्ति की जो भावना हर एक के दिल में ये जागृत हो सकती है। तो यहीं पे मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं कि क्या कोई क्वेश्चंस यहाँ पे है कि नहीं, लेकिन मुझे नजर तो आ नहीं रहे हैं कि कोई क्वेश्चंस यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर नहीं, कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी समय रुकने का हो गया है। मैं आपको सबको एक बार धन्यवाद बोलता हूं और इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करने की कोशिश करिए। मैं रुकता हूं। जय हिंद।